अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 30 जून 2024 को होने वाले लॉगेट टेस्ट की कुछ इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं। उनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये रैंडम इमेजेस हैं, इसलिए मुझे बुक्स के कलर्स जो हैं वो कंफर्म नहीं है। तो आपने बुक्स के कलर्स पे नहीं जाना, जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है उस पर जाना है। और जो आपने सवाल का जवाब लगाया था उसको सुनते हुए आपने अपने जो नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो करते हैं सवाल नंबर 1 से। और मेरे पास जो इस वक्त पोर्शन है वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का है। मैं एक बात फिर से क्लियर करती चलूँ कि मुझे बुक जो कलर है उसका अंदाज़ा नहीं है, तो आपने बुक कलर पे नहीं जाना, क्वेश्चंस पे जो है आपने फोकस करना है। ठीक है जी। पहला सवाल जो कि पूछा गया था नुसरत भुट्टो केस में से, और चीफ़ जस्टिस का नाम पूछा गया था। और मैंने जब आपको बताया था कि इस दफ़ा कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको नुसरत भुट्टो का बताया था कि ये जो केस है ये आ सकता है। बहरहाल बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, व्हेन द केस वाज डिसाइडेड हु वाज द चीफ जस्टिस। और इसके ऑप्शन है ए अनवारुल हक, बी दौरोब पटेल, सी हमुदुर रहमान, डी यकूब अली खान। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल है जी मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में से। एज पर केस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डैश filed a writ petition in the nature of mandamus and quo warranto। और इसके ऑप्शन है ए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, बी मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, सी मोहम्मद अली बोगरा, डी सिकंदर मिर्ज़ा। और इसका इंतहाई आसान सा जो जवाब था वो था जी मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, बी। ठीक है। और ये जो केस है ये प्रीवियस लॉगेट टेस्ट में 2 से 3 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस था, मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ। अगला सवाल पूछा गया है मिस अस्मा जिलानी केस में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर केस मिस अस्मा जिलानी द प्रीसाइज question before the Supreme Court was whether the High Courts had jurisdiction under Article 98 of the Dash to inquire into the validity of detention under the Martial Law Regulation number 78 of 1971। और इसके ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962, सी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1972, डी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। और इस सवाल का राइट आंसर है जी बी, और ये कंफर्म है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल जो कि डोसो केस में से पूछा गया था, और इसमें इसका जो फैसला था उसके मुतालिक सवाल पूछा गया है। द डिसीजन ऑफ द केस वाज गिवन ऑन द सेक्शन 11 ऑफ द डैश। और इसके ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, सी फॉरेन क्राइम्स रेगुलेशन 1901, और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जितने भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को पढ़ने के साथ ही हमें पता चलता है कि इस सवाल का जो राइट आंसर है वो सी है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अगला सवाल पूछा गया था जफ़र अली शाह केस में से, और केस फाइल्ड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और इसके ऑप्शन है ए आर्टिकल 170, बी आर्टिकल 174, सी आर्टिकल 184(3), डी आर्टिकल 199(3). और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 2A में से, और इसकी स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस रिप्रोड्यूस्ड इन द एनेक्स आर हेयर बाय मेड डैश पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। और इसके ऑप्शन है ए इम्पॉर्टेंट, बी मैंडेटरी, सी परमानेंट, डी सब्सटेंटिव। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। सातवां सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 3 में से, और इसकी स्टेटमेंट है दैट शेल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड ग्रेजुअल fulfillments of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work। और इसके ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव, बी फेडरल गवर्नमेंट, सी लेजिस्लेचर, डी स्टेट। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। आठवां सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 14(2) में से, और इसकी स्टेटमेंट है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू डैश फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। और इसके ऑप्शन है ए कन्फाइनमेंट, बी डिटेंशन, सी पनिशमेंट, डी टॉर्चर। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अभी जो मेरे पास इमेज है उसमें जो सवाल पूछा गया है वो है जी सिविल प्रोसीजर कोड में से, और सेक्शन नंबर 47 से सवाल आया हुआ है। आपको याद हो तो मैं हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो सेक्शंस मैं आपको बताती हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप इनको लाजमी याद करके जाया करें। पता नहीं आप मेरी बात पे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन उसी में से अब क्वेश्चन आया हुआ है। बहरहाल हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है।
where a dash arises as to whether any person is or is not the representative of a party, such dash shall for the purpose of this section be determined by the court। और इसके ऑप्शन है A doubt, B problem, C क्यूरी, डी क्वेश्चन। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो डी है। अगला सवाल अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से है और इसके बारे में भी मैंने आपको शायद हमेशा ही बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एज पर सेक्शन 75D ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, द डैश में इशू अ कमीशन टू मेक अ पार्टीशन। और इसके ऑप्शन है ए कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट, डी रेवेन्यू कोर्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इससे ज़्यादा मैं अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकती कि जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 151 है। ये पिछले लॉ गेट टेस्ट में भी था, उससे पिछले लॉ गेट टेस्ट में भी था, उससे पिछले लॉ गेट टेस्ट में भी था और ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए थे लॉ गेट की रिवाइज करने के लिए उनमें भी ये इंक्लूड था। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर dash to make such orders as may be necessary for the end of the justice or to prevent abuse of the process of the court। और इसके ऑप्शन है A recording evidence in writing, B recording reasons in writing, C recording statement of parties, D recording statement of witness। और इसका जो राइट आंसर है वो है B। सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 1 रूल 5 में से और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है it dash be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। और इसके ऑप्शन है A में, B may not, C shall, D shall not। और इसका जो राइट आंसर है वो D है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अब जो लॉ गेट टेस्ट है उसमें 4 से 5 सवाल इन्होंने शैल और शैल नॉट के लाजमी देने होते हैं। तो जहाँ पे भी आप शैल नॉट, विल या विल नॉट देखें तो उसको मार्क कर लिया करें ताकि इधर से जो है आपका नंबर सिक्योर हो सके। अगली और लास्ट इमेज जो है वो भी मेरे पास सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से ही है और ये जो सवाल पूछा गया था ये पूछा गया था सेक्शन 2 पार्ट 2 में से या सब पार्ट 2 में से, ठीक है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2(2) ऑफ CPC A and dash is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of। और इसके ऑप्शन है A डिक्री, B जजमेंट, C ऑर्डर, D रूलिंग। और इसका जो राइट आंसर है वो A है। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 दफ़ा ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है। सवाल पूछा गया था सेक्शन 2(6) में से और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है फॉरेन जजमेंट मींस द जजमेंट ऑफ अ डैश। और मैं आपको बता दूं यही सवाल पहले वाला जो लफ्ज़ है ना फॉरेन जजमेंट उसको हज़फ करके पहले आ चुका है, ठीक है। यहाँ पिछले लॉ गेट टेस्ट में आया या उससे पिछले में आया मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस लॉ गेट टेस्ट में आ चुका है। और इसके ऑप्शन है ए कोर्ट outside the Pakistan, B foreign court, C court outside the jurisdiction of Supreme Court, D court outside the jurisdiction of the all high courts। और इसका जो राइट आंसर है वो B है। अगला सवाल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, सेक्शन 210 में से आया है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है डैश मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। और इसके ऑप्शन है A डिग्री होल्डर, B जजमेंट डेटर, C जजमेंट होल्डर, D रेस्पोंडेंट। और इसका जो राइट आंसर है वो B है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 215 में से और ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है या शायद दूसरी दफ़ा आया होगा, ये इतनी दफ़ा नहीं आया, ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है जी। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a dash court। और इसके ऑप्शन है A डिस्ट्रिक्ट, B फेडरल, C हाई, D सुप्रीम। और इसका जो राइट आंसर है वो C है। ये थे वो सवाल जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद थे और मैंने कोशिश की है कि आपको इनकी इम्पॉर्टेंस और कितनी दफ़ा ये रिपीट हो चुके हैं वो भी आपको साथ बताऊं ताकि आपको पता चल सके कि जब आगे आपने लॉ गेट टेस्ट की तैयारी करनी है तो इन सवालात को कंसिडरेशन में रख के करनी है, ठीक है जी। और इनकी बेस पे आपको जितने आपके आंसर्स पता चलते हैं, जितने आपके नंबर बनते हैं आपने देखने हैं, लेकिन इन पे रिलाई करके नहीं बैठना क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बाकी हैं। मुझे लॉ गेट के कंप्लीट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए। जितने भी बच्चों ने आज टेस्ट दिया है अल्लाह ताला उन सबको कामयाब फरमाए, आमीन।